BHU MSc 2018 स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट के क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अंत में खुला वर्ग अंतराल वाले आवर्ती बंटन में मतलब फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन ओपन एंड क्लास एट द एंड वी कैन कैलकुलेट, मतलब ओपन एंड वाली क्लास में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ से जो मीन होता है वो ओपन एंड क्लास में कैलकुलेट नहीं होता। अगर मीन नहीं होता तो फर्स्ट तो नहीं आएगा, फर्स्ट जिसमें भी दिखा हुआ है वो नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, तो ऑल द अबाव ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ओपन एंड क्लास में हम मीडियन और मोड दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट फ्रॉम द डेटा। लीस्ट यहाँ से क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लीस्ट एलिमेंट है Q2 P50 D4 एंड P75, इसमें हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है D4 लीस्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन कहता है the statistics defined as the distance between 70th and 30th the sample percentile given information concerning, मतलब 70वें और 30वें प्रतिदर्श शतमकों के मध्य दूरी के संभावित उनकी दूरी की भांति परिभाषित प्रतिदर्शन कहलाएगा। ये प्रतिदर्शन हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्पर्सन यहाँ से ये हमारे पास कहलाएगा प्रसरण। ये हमारे पास यहाँ डिस्पर्सन, इसकी इंग्लिश गलत है, डिस्पर्सन का प्रसरण तो नहीं होगा, इंग्लिश डिस्पर्सन आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मतलब अगर हमारे पास क्लास थर्ड की हमने लेने हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमने बृहद प्रतिदर्श में अधिकांश 50 प्राप्तांकों वाली एक परीक्षा में वाचन ओरल में प्राप्तांक 5 से 48 तक की सीमा के मध्य एक घंट्याकार सममित बंटन सिमेट्रिक हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। यदि परीक्षा में कक्षा 5 के छात्रों को भी दी जाती है तो बारंबारता बंटन कैसा होगा। क्लास थर्ड के लिए हमने यहाँ से जो उसके ऑब्टेन मार्क्स है उसके लिए हमने जो बनाया है वो हमारे पास यहाँ से कैसा वक्र बना है, वो वक्र जो बना है वो हमारे पास यहाँ से बना है बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व। अगर वो सेम ओरल हम 5th क्लास के लिए भी लेते हैं तो इसके केस में हमारे पास कैसा वक्र बनेगा, वो जो बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड कर्व हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड वेरिएबल देन देयर इम्प्लाइज, एक्स और वाई अगर हमारे पास अनकोरिलेटेड वेरिएबल तो इसका मतलब उनमें कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं है, द एब्सेंस ऑफ एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो पहला हमारे पास एक ही ट्रू होगा, इसमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बाकी का हमारे पास ऐसा कुछ करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 इन द ऑर्डर फिट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हाउ मेनी समेशन आर टू बी कंप्यूटेड ओवर 5 ऑब्जर्वेशन अंडर लीनियर स्क्वायर प्रिंसिपल। लीनियर स्क्वायर प्रिंसिपल में 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास हाउ मेनी समेशन आर टू बी कंप्यूटेड, कितने समेशन कंप्यूट किए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ समेशन कैन बी कंप्यूटेड एज n-1 अंडर द लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओवर 5 है तो n-1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है द डेटा कंटेनिंग पेयर्ड values of x and y plane then the corresponding diagram is known as scatter diagram। युग्मित मानों के लिए अगर x और y के तल में हमने बिंदुओं को दर्शाया तो ये संबंधित आरेख स्कैटर डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 x इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल एसरेशन हमें कहा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन x और रीजन दिया है 1 अपॉन x इज कॉन्वेक्स फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से 1 अपॉन x कॉन्वेक्स फंक्शन होता है और इसी वजह से एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन x आया। तो यहाँ से हमारे पास दोनों ही ट्रू है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम यहाँ से हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एच जी एन के एन लिया, एन इनफाइनाइट पर है, के अपॉन एन पी पर टेंड कर रहा है, इट रिड्यूस द फॉलोइंग। अगर हम के अपॉन एन को पी पर टेंड करा रहे हैं, एन को अगर इनफाइनाइट पे टेंड करा रहे हैं तो ऐसे केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर अप्रॉक्सीमेटली क्यू डी एम डी एस डी में जो रिलेशन होता है वो होता है 4/5 टू 4/5 3/5 और 1 का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कैसा रिलेशन आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास रिलेशन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में ये बन जाएगा हमारे पास 1/2, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 10, 12 और 15 का।
10, 12, 15 का हमारे पास यहाँ से इनमें क्यू डी एन डी एस डी में रिलेशन हो जाएगा। फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थीटा ग्रेटर देन, अगर 0 आता है वेरियांस इक्वल्स टू मीन होता है। अगर वेरियांस हम देखें तो एक मीन तो आएगा 1/थीटा, वेरियांस आएगा 1/थीटा स्क्वायर, दोनों अगर बराबर आए हैं एक ही केस में हो सकता है थीटा इक्वल्स टू 1 के केस में। मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमारे पास क्या होगा 4/5 सिग्मा, 4/5 सिग्मा आएगा। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल टी का स्क्वायर अपॉन 16, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये हमारे पास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4 प्लस 3/4 एक्सपोनेंशियल टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 हो रही है, क्यू की वैल्यू 1/4 हो रही है, पी की वैल्यू 3/4 हो रही है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन बना है वो हमारे पास यहाँ से तो यहाँ से हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बाइनोमियल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास है इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो, मतलब एक्स और वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हमारे पास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हमारे पास बनता है इसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन पी जी एफ हमारे पास ज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए बनेगा p/1 माइनस क्यू की पावर टी, p/1 माइनस क्यू की पावर टी हमारे पास पी जी एफ यहाँ से बन जाएगा। क्यू फाई टी अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा, यहाँ इनकरेक्ट बनेगा। पहले करेक्ट अगर देखें तो मोड ऑफ फाई टी इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, फाई टी इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर और रियल लाइन होगा, फाई 0 इक्वल्स टू 1 होगा। फाई टी अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है देन उसके केस में मोड ऑफ फाई टी लेस देन इक्वल्स टू 1 आता है, फाई टी इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर ऑन द रियल लाइन एंड फाई एट 0 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कहता है यहाँ से Poisson's distribution is the limiting case of binomial distribution. Poisson distribution binomial distribution का limiting case है, Poisson distribution is limiting case of नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल और नेगेटिव बाइनोमियल दोनों का ही यहाँ से लिमिटिंग केस है, तो यहाँ से दोनों ही हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से इफ़ टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन 4 टाइम्स E1 इज गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स एंड E2 इज गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स देन द इवेंट्स E1 और E2, मतलब अगर एटलीस्ट 2 हेड आना और 2 टेल आना, ये 4 वो कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों जो हमारे पास कंडीशन है यहाँ से दोनों इवेंट्स जो है इक्वली अलाइक है, देन दीज इवेंट्स आर इक्वली अलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से एक कलश में ए सफ़ेद है, बी काली गेंद है, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, बिना रंग देखे किनारे रख दी जाती है। बची हुई गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है, मतलब जो दूसरी गेंद हमने निकाली है वो वाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ए वाइट बॉल है और बी हमारे पास ब्लैक बॉल है। दूसरे नंबर पर वाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब हमें पहली बॉल का कोई आइडिया नहीं है वो कैसी निकली है, तो इसके केस में प्रोबेबिलिटी आएगी A/A प्लस बी, A/A प्लस बी यहाँ से इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। अंडर यूजुअल नोटेशन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार यूनियन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A बार यूनियन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B बार, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, एटमोस्ट 2 ऑफ A B एंड C, एटमोस्ट 2 ऑफ A B एंड C हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन, सैम्पल मीन का स्टैंडर्ड एरर होता है σ/√n इज़ द सैम्पल स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारे पास x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10.2 के साथ फॉलो करता है, y 10, 0.3 के साथ फॉलो करता है, देन x प्लस वाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं करेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स का सम दो बाइनोमियल वेरिएबल्स का सम बाइनोमियल वेरिएबल बनता है अगर हमारे पास यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, बट यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है तो ये तो फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है x अगर पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, y पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, λ1 λ2 के साथ x प्लस वाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा λ1 प्लस λ2 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास कैसा स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली s इज़ ट्रू, ओनली s इज़ ट्रू, s ही ट्रू है, p हमारे पास p ही ट्रू है, s हमारे पास फॉल्स है, देन s इज़ फॉल्स एंड p इज़ ट्रू, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40।
if x and y are independent exponential random variable with the sample mean lambda, the distribution minimum of xy is minimum of xy। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 लैम्डा। अगर हमने यहाँ से दो एलिमेंट लिए, दो वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों यहाँ से हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, देन उनका हमारे पास मिनिमम भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद सम ऑफ सारे एक्साइज का सम। तो यहाँ से ये लैम्डा के साथ था, ये लैम्डा के साथ था, तो विद सम ऑफ एक्साई यानी 2 लैम्डा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है विद द यूजुअल नोटेशन द कंडीशन फॉर अनबायस्ड टेस्ट। अनबायस्ड टेस्ट के लिए कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ से बेसिक अगर आपको नॉलेज ये भी नहीं है इसका, बट ये हम जानते हैं सुप्रीमम हमारे पास यहाँ से इसके लिए क्या आएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ पी टी ऑफ एच नॉट इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ पी आर थीटा। ये हमारे पास इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ पी टी थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ पी आर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास इसके लिए बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अगर हमने एक रैंडम सैंपल लिया है, एक कक्षा 10 में 10 यादृच्छिक प्रतिदर्श को 10 छात्रों का हमने यहाँ से क्या लिया है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट वर सेलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास, देयर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर इज नोटेड डाउन, लिख लिए हैं टू टेस्ट hypothesis that there is no change in average performance of the student of the class against the that is improved, which of the following test is used। मतलब क्लास में 10 स्टूडेंट का सैंपल लिया है, यहाँ से उनके सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में जितने मार्क्स गेन किए वो हमने लिख दिए हैं, फिर हमने बताना है उसमें यहाँ से या तो कोई प्रोग्रेस नहीं है या फिर इम्प्रूव हुए हैं। इसके केस में कौन सा हमने टेस्ट काम में लेंगे, इसके केस में हम पेयर टी टेस्ट, दो की तुलना कर रहे हैं तो पेयर टी टेस्ट हम यहाँ से इसके केस में काम में लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ से फॉर टेस्टिंग एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर अगेंस्ट डज नॉट स्क्वायर देन टेस्ट इज़ यूज। इसके केस में कौन सा टेस्ट आएगा, काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास इसके केस में यूज़ में आता है। A sample size n is drawn from a normal distribution with unknown mean and unknown variance. Which of the following hypothesis is sample? कौन सा hypothesis sample होगा जब ना तो आपको मीन पता है ना आपको वेरिएंस पता है। अब अगर इसके केस में हम देखें, यहाँ हमें वेरिएंस पता है तो ये हम नहीं ले सकते, यहाँ भी हमें वेरिएंस पता है, यहाँ हमें मीन पता है, तो नन ऑफ द अबाव इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक में हमने किसी में हमें मीन पता है और किसी में हमें वेरिएंस पता है, तो ये कोई सा भी यूज़ नहीं होगा। द रिजल्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ड ऑन द कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिक। रिजल्ट है हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर जो होते हैं कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स में, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में वो होते हैं यूनिक। क्या होते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर जो होते हैं वो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में होते हैं हमारे पास यूनिक। ये हमारे पास स्टेटमेंट है लेमैन-शेफ का हमारे पास स्टेटमेंट है। लेमैन-शेफ का स्टेटमेंट क्या कहता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर जो होते हैं कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में वो होते हैं हमारे पास यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टी एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एन। अगर कंसिस्टेंट है तो हमारे पास इनवेरिएंट प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एन हमारे पास किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा का एस्टिमेटर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 जो कि कहता है इफ एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल वेरिएट्स ऑफ डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा एंड क्रेमर आर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर थीटा, तो थीटा इज गिवन देन द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। हमें बताना है इसके लिए कौन सी इक्वलिटी हमारे पास करेक्ट होगी। जो इक्वलिटी हमारे पास इनइक्वलिटी करेक्ट होगी वो हमारे पास आएगी यहाँ से, ये वी ऑफ थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टो डैश थीटा की होल पावर 2 एन ई डेल अपॉन डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू हमारे पास बनी है यहाँ से, ये बनी है हमारे पास यहाँ से, ये करेक्ट आएगा। वी टी एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एन ई डेल अपॉन डेल थीटा लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। A test T for which maximum risk under H0 and H1 is not more than maximum risk of any other T star under H0 and H1 is called, this test is called, ये टेस्ट हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर द एडमिसिबल, इसके लिए कहलाएगा मिनीमैक्स टेस्ट। A test for which maximum risk H0 and H1 is not more than the maximum risk,
H0 और H1 का मोर देन मैक्सिमम रिस्क ना हो देन एनी अदर टेस्ट टी स्टार इज कॉल्ड मिनी मैक्स टेस्ट हो जाएगा। ये है द टेस्ट टी इज विच इज़ एटलीस्ट पावरफुल एज एनी अदर टेस्ट of the same size of all values of parameter under alternative hypothesis is best test। ये हमारे पास बेस्ट टेस्ट नहीं सॉरी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, दिस वन इज़ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। कोई भी टेस्ट जो यहाँ से हमारे पास पावरफुल हो फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन of all values of parameter under alternative hypothesis called uniformly most powerful test हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 54, the ratio of maximized likelihood function under H0 and under the entire parametric space। The ratio of maximized likelihood function under H0 and under the entire parametric space is called likelihood ratio। This one is called likelihood ratio। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर अकर्स, सैम्पलिंग एरर हमारे पास कब पाए जाते हैं? इन द सैम्पलिंग ओनली इन द सैम्पलिंग। प्रतिचयन घटित होता है केवल प्रतिचयन में ही, तो प्रतिचयन घटित होगा। नेक्स्ट है 25 आकार की समष्टि में 5 आकार का क्रमबद्ध प्रतिचयन प्रतिदर्श प्राप्त किया गया यदि चुनी हुई प्रथम इकाई 3 हो। पहली इकाई हमारे पास 3 है, 25 आकार है और 5 आकार का हमने क्रमबद्ध प्रतिचयन लेना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 25/5 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब पहला एलिमेंट आपने 3 लेना है, 3 + 5 क्या आएगा? 8, 8 + 5 हमारे पास क्या आएगा? 13, 13 + 5 हमारे पास क्या आएगा? 18, 18 + 5 23। कुछ इस तरीके से आएगा 8, 13, 18, 23। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ S² फॉर ऑल द स्ट्रेटा आर सेम। सारे स्ट्रेटा के लिए वैल्यू सेम है, तो इसके केस में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? देन द वेरिएंस ऑफ न्यामान एलोकेशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में जो हमारे पास वेरिएंस बनेगा वो न्यामान एलोकेशन के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन अगर देखें तो वो है यहाँ पर इन द सैम्पलिंग एरर इन द सैम्पलिंग सर्वे बाई चूजिंग द सैम्पल साइज प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल द फॉलोइंग मिनिमम लेवल। हम क्या मिनिमम लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं? ओनली सैम्पलिंग एरर्स। ओनली सैम्पलिंग एरर कैन बी कंट्रोल एट मिनिमम बाई चूजिंग सैम्पलिंग साइज। सैम्पल साइज़ अगर हम प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिए तो हम सैम्पल साइज़ का सेलेक्ट करके हम सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल, तो वी कैन कंट्रोल ओनली मिनिमम लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर, वो भी सारे मतलब कम्प्लीटली नहीं बट मिनिमम लेवल पर हम सैम्पलिंग एरर कंट्रोल कर सकते हैं। In the survey of a population consisting N equals to capital N equals to small n k units of sample n selected with the random start between 1 to k and then selecting every kth unit, the variance of unbiased estimator of the population mean can be estimated and no unbiased estimated of the population mean exists। तो इसके केस में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसके केस में अगर देखें तो ए तो हमारे पास ट्रू है। द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेट of the population mean can be estimated। The variance of unbiased estimate of the population mean can be estimated। Next अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, the coefficient variance study variable auxiliary variable x population 1832 respectively दी हुए, then for what is the range of coefficient correlation rho between x and y, the ratio method of estimation of will be preferred over sample mean is p greater than equals to 0.8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसके लिए देखें, क्योंकि अगर हम इसके लिए वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं रो इज़ ग्रेटर फ्रॉम द 1/2 cx/cy आएगा, तो इसके केस में हमारे पास रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। यहाँ से 32 और 18 दिया है तो 32/18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रो इज़ ग्रेटर फ्रॉम द 0.88, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग 6 यूनिट्स A B C D E F पुनर्व्यवस्था सहित मतलब विद रिप्लेसमेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। हमारे पास 2 आकार के प्रतिदर्श चयनित करना है। प्रतिदर्श में इकाई A और B होने की क्या प्रायिकता है? मतलब A और B दोनों यहाँ से इसमें आएंगे। हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेनी है, विद रिप्लेसमेंट लेनी है।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेनी है और पुनर्स्थापना सहित मतलब विद रिप्लेसमेंट लेनी है। तो इसके केस में हमारे पास क्या होगी, ये 2 यूनिट ए और बी की हमने कहा है, तो 2 बार अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सैंपल में कितने यूनिट्स हो जाएंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स है, 6 की पावर 2 आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट 6 की पावर 2, 2 एलिमेंट की देखने में प्रोबेबिलिटी 2/6 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/36 विच इज़ इक्वल्स टू 1/18 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है when P of the level of the factor A and Q be the level of factor B, then in the case of two-way ANOVA with one observation per cell, then what will be the degree of freedom of error of sum? Error of sum के लिए हमारे पास degree of freedom क्या बन जाएगा, इसके लिए हमारे पास बन जाएगा P-1 Q-1, ये बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू। What is the critical difference of CD for any 2 column with H factors having K categories? This one is equals to here TH-1 K-1 alpha upon 2 square root of 2 MSE upon K. T of H-1 K-1 alpha upon 2 square root of 2 MSE upon K इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8x8 व्हाट विल बी द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 8x8 LSD के लिए 8x डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, 8-1 8-2 M-1 M-1 M-2 ही तो आता है, तो 7 × 6 आएगा 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से इन स्टेटिस्टिकल मॉडल एरर आर ऑलवेज टेकन टू बी, स्टेटिस्टिकल मॉडल में एरर हमारे पास इंडिपेंडेंट लिए जाते हैं, साथ ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए जाते हैं। इन द स्टेटिस्टिकल मॉडल एरर आर टेकन टू बी इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। In the theory of time series shortage of certain consumer goods before annual budget, काल श्रेणी सिद्धांत में सालाना बजट के समय कुछ उपभोक्ता वस्तुओं में की कमी उदाहरण है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कमी सेशनल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है। इन द थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज शॉर्टेज ऑफ सर्टेन गुड्स बिफोर द एनुअल बजट, एनुअल बजट से पहले कुछ चीज़ों की कमी सेशनल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम, हिस्टोरीग्राम कहलाता है ना कि हिस्ट्रोग्राम कहलाता है। काल, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं जो कि दिया है काल क्रमिका आलेख, हिस्टोरीग्राम ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से काल श्रेणी में TSCI के लिए जो मिश्रित मॉडल है वो कहलाता हमारे पास यहाँ से T+S करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे C+I को, T+S इंटू C+I आएगा, T+S इंटू C+I हमारे पास यहाँ से मॉडल बनेगा काल श्रेणी में या टाइम सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेयर आर द नोटेशन। यूजुअल मीनिंग के साथ हमने नोटेशन दिया, लास्ट पेयर और पास्ट ईयर हमने यहाँ से इंडेक्स दिया हुआ है, उसका रेशियो हमने बताया गया। तो रेशियो ऑफ लास्ट पेयर अपॉन पास्ट ईयर इक्वल्स टू 1 - RXY सिग्मा x सिग्मा y अपॉन वेरियंस V, 1 - RXY सिग्मा x सिग्मा y अपॉन वेरियंस हमारे पास इसके लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है जो स्टेट्स का है वो की है यहाँ से फिशर इंडेक्स नंबर इज़ आइडियल, फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर जो सूचकांक वो आइडियल है क्योंकि ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है यहाँ से फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों को, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। गतिमान माध्य विधि मूविंग एवरेज मेथड में हम ट्रेंड के कुछ मान नहीं निकाल सकते, मूविंग एवरेज मेथड में हम ट्रेंड के कुछ मान नहीं निकाल सकते क्योंकि कौन से पॉइंट्स पे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पर। मूविंग एवरेज मेथड में ट्रेंड्स के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पे हम कुछ मान नहीं निकाल सकते हैं। सेक्युलर ट्रेंड इन इंडक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएशन टुवार्ड्स, दीर्घकालीन प्रवृत्ति में लंबे समय में बदलाव का जो संकेत है, सेक्युलर ट्रेंड इन इंडक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएशन टुवार्ड्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब दीर्घकालीन प्रवृत्ति में लंबे समय तक बदलाव के संकेत या तो बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इन डबल सैम्पलिंग प्लान में इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ लॉट इज़ बिटवीन 2 कट ऑफ नंबर, देन 2 कट ऑफ नंबर के बीच में डबल सैम्पलिंग में डिफेक्टिव के मीन लॉट के नंबर हो, तो उसके केस में हम यहाँ से उसके केस गो टू द इंस्पेक्शन ऑफ द ईच आइटम ऑफ द लॉट के सारे आइटम का फिर से इंस्पेक्शन हम करेंगे। Each contrast among K treatment has the following degree of freedom. Each contrast among K treatment has the 1 degree of freedom. 1 degree of freedom हमारे पास इसके लिए बनेगा।
इसके लिए बनेगा ईच कंट्रास्ट अमंग के ट्रीटमेंट हैज़, ईच कंट्रास्ट अमंग के ट्रीटमेंट हैज़ k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी इसमें k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। अब हमें यहाँ से दिया गया, इसमें अगर हम देखें रो में रिपीटेशन हो रहा है, रेस्पेक्टिवली कॉलम में रिपीटेशन हो रहा है, मतलब अगर एक में भी रिपीटेशन हो तो LSG तो हो नहीं सकता, साथ ही रो और कॉलम दोनों में है तो ये हमारे पास कंप्लीटली रैंडम डिज़ाइन होगी। रो और कॉलम दोनों में तो कंप्लीटली रैंडम डिज़ाइन होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द अबाउट अमाउंट ऑफ बायस in regression estimator of y bar may be very high due to by regression estimator में हमारे पास जो बायसनेस है वो बहुत हाई होगी, किस कारण से, हाई वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की बहुत अधिक वैल्यू होने से यहाँ से अमाउंट ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेटर की बहुत हाई हमारे पास यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, द एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अलोंग दियर आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर इज कॉल्ड, समष्टि के सभी सदस्यों की सूची उसके पहचान विशिष्टताओं के साथ हो तो हम क्या कहेंगे, समष्टि के सभी सदस्यों की सूची अगर उसकी पहचान विशिष्टताओं के साथ हो तो उसे हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज एल्फा विच मिनिमाइज बीटा, मतलब साइज एल्फा जो कि मिनिमाइज कर रही है बीटा को अमंग ऑल क्रिटिकल रीजन, देन दिस साइज एल्फा इज कॉल्ड, ये एल्फा की जो साइज है हमारे पास वो क्या कहलाएगी, दिस साइज इज कॉल्ड बेस्ट क्रिटिकल रीजन, बेस्ट क्रिटिकल रीजन, दिस वन इज कॉल्ड बेस्ट क्रिटिकल रीजन। इन रेफरेंस टू ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सारे एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज में अगर देखें, इन रेफरेंस ऑफ टू द प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर चूज द, तो अगर इसमें हम देखें इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें हमारे पास आएगा, एक तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी में, इसमें हमारे पास करेक्ट बन रहा है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का अनबायस्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, और हमारे पास साथ ही कहता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आर नेवर यूनिक, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एक तो यूनिक नहीं होते, ये तो करेक्ट है, साथ ही सारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का हमारे पास अनबायस्ड नीड नॉट टू बी अनबायस्ड, सारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनबायस्ड हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और साथ ही वो हमारे पास यूनिक हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ है हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, XI हमारे पास रैंडम सैंपल है जो कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग फाइनाइट kth मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ XK, देन द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ XK इज इक्वल टू सम ऑफ XK अपॉन K n आएगा यहाँ से, तो इसके केस में सेकेंड ऑप्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू 1/n सम ऑफ x की पावर k हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, इफ़ x1 एंड x2 आर टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट, x1 और x2 हमारे पास दो इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट हो विद पैरामीटर लैम्डा आई, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली, देन x1 और x2 हमारे पास क्या कैसे वेरिएट होंगे, वो भी पॉइजन वेरिएट होंगे विद पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये आ जाएगा यहाँ से। अगर हम यहाँ से देखें x बायनोमियल वेरिएट है, y बायनोमियल वेरिएट है, यहाँ से दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी सेम है, बट यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना होगा। इसका सॉल्यूशन सीरीज में देखेंगे आंसर दूसरे में, अगर x बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np है फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद np, देन y इक्वल्स टू n माइनस x इज ऑल्सो ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n एंड प्रोबेबिलिटी q, तो x y इक्वल्स टू n माइनस x अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद np, देन n माइनस x इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद nq है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास ये फॉर द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर देखें, देन बीटा 1 माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा, क्या आएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पी लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल्स टू, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। अब अगर यहाँ से देखें x इज अ रैंडम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिए हुए, एक्सपेक्टेशन x एग्जिस्ट कर रही है इसके लिए, देन एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू, एक्सपेक्टेशन इसके लिए बनेगी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1 माइनस fx प्लस f ऑफ माइनस x dx, यहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1 माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से इतने ही क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड थे। अगर इसके लिए हम देखें तो ये और देख लेते हैं,
X is continuous random variable having C, D, F, Fx and probability density function Fx. which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? देन अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास ज़रूरी नहीं है सारे Fx के लिए, Fx कैन नॉट एग्जिस्ट Fx फॉर एनी x। यहाँ से अगर हम देखें एग्जिट, मतलब यहाँ से स्मॉल एफ की जो वैल्यू होगी, मतलब जो पीडीएफ होगा वो हम कह रहे हैं यहाँ से सीडीएफ से एग्जिट नहीं करेगा, और साथ ही एफ एक्स कैन नॉट एग्जिट स्मॉल, मतलब जो पीडीएफ है वो यहाँ से एग्जिट नहीं करेगा किसी भी एक्स के लिए। तो यहाँ से ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। कह रहा है पीडीएफ एक तो सीडीएफ से बड़ा नहीं हो सकता, दूसरा कह रहा है यहाँ से पीडीएफ एक्स से भी बड़ा नहीं हो सकता, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों ही हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट के।